नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नीलम, आपकी योग शिक्षक। स्वागत है आपका योगा स्टेशन के आज के अभ्यास में। आप में से कई सारे योगीज ने मुझे कमेंट के द्वारा सूचित किया कि उनको डायबिटीज़ के साथ साथ हाई बीपी की समस्या भी है। स्क्रीन पर मैं कुछ लक्षण आपको बताऊंगी। अगर इन लक्षणों में से 2 या 2 से अधिक लक्षण आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि एक बार आप अपना शुगर और बीपी की जाँच अवश्य कराएँ। लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। अत्यधिक शरीर में थकावट बने रहना, धुंधली दृष्टि, बार बार यूरिन का पास करना, आपकी गर्दन, बगल और जांघों की त्वचा काली पड़ना, अत्यधिक प्यास लगना, सांस फूलना और अगर कोई घाव लग जाए तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगना, सिर दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ होना। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि अब आगे क्या करें, ऐसे लक्षण हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके की जांच होती है, एक डायबिटीज़ के लिए और एक बीपी के लिए। डायबिटीज़ के लिए आपके खून की जांच होती है। इस जांच को कहा जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें आपको कुछ समय तक भूखे रह करके अपना खून देना होता है। उसके बाद रिपोर्ट आती है। अपनी रिपोर्ट पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर आपका शुगर का लेवल 100 या उससे कम है तो आपको डायबिटीज़ की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका नंबर 100 या 125 के बीच में कहीं आ रहा है तो ये सिचुएशन, ये अवस्था कहलाती है प्री डायबिटिक। इसमें क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन आपका शुगर बढ़ा हुआ है जो जल्दी ही डायबिटीज़ में बदल सकता है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की, ये है 126 या उससे ज़्यादा अगर आपका नंबर है तो आपको डायबिटीज़ की समस्या है। अब बात करते हैं हाई बीपी की। हाई बीपी के लिए मॉनिटर से देखा जाता है। हाई बीपी में 2 संख्याएं होती हैं। जैसे आपका अगर आता है 120/80 तो इसका मतलब हुआ आपका बीपी नॉर्मल है। तो ये ऊपर का और दूसरा जो नीचे का नंबर है दोनों ही आपको चेक करने होते हैं। अगर आपका ऊपर का नंबर 120 से 129 के बीच में है और नीचे का नंबर 80 ही है तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अब ये हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है। ये कितनी बार आपको स्ट्रेस लेने से या जब अचानक से कोई परेशानी जीवन में आ जाती है तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपका ऊपर का नंबर 130 से 139 के बीच में है और नीचे का नंबर भी बढ़ के 80 से 89 दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। इसको हम हाई बीपी की कैटेगरी में ही देखेंगे। अगर आपका नंबर ऊपर का 140 है और नीचे का नंबर 90 है, 140/90, तो इसका मतलब आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। ये भी हाई बीपी की कैटेगरी में ही आएगा। वैसे इन दोनों विषयों पर मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं जो ऊपर दिए हुए लिंक में जाकर आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनको इन दोनों समस्याओं ने जकड़ रखा है। आंकड़ों के हिसाब से हर 3 डायबिटीज़ 2 के मरीजों में 2 लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की समस्या होती ही है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही बीमारियां योग करने से, अच्छा खान पान करने से, अपनी जीवन शैली में थोड़े से सुधार लाने से आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। सिर्फ ज़रूरत है एक सही मार्गदर्शन की, जिस पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के 2 भाग हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, हाई बीपी क्या है और ये दोनों समस्याएं आपको आखिर साथ में हो क्यों रही हैं। दूसरे भाग में हम करेंगे योगासन और प्राणायाम इस समस्या से निजात पाने के लिए। और ये जो आज का सेशन है कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी मरीज़ आसानी से अपने घर पर कर सकता है। अगर ये जानकारी जो मैं आगे आपको देने वाली हूँ आपको नहीं जाननी है तो सीधे स्क्रीन पर दिए हुए टाइम पर आप जाके योगासन प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। पर पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये जानकारी ज़रूर लें। अपने शरीर के बारे में जितना ज़्यादा हमें पता होता है उतना ही हमें अपनी बीमारी को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। सरल भाषा में आपको बताऊं तो डायबिटीज़ का अर्थ होता है आपके शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा आती है ग्लूकोज से, जिसको सरल भाषा में शुगर भी कहा जाता है। जो भी खाना हम खाते हैं चाहे वो कैसा भी हो,
अंत में जाकर वो हमारे खून में ग्लूकोज या शुगर की तरह इकट्ठा होता है। फिर हमारा शरीर उसको इस्तेमाल करता है ऊर्जा के रूप में अपने काम करने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो शुगर और ग्लूकोज तो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। परेशानी तब आती है जब ये शुगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में इकट्ठी होने लगती है, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम होता है कोशिकाओं में। ये कोशिकाएं हमारे हर अंग में पाई जाती हैं। अब हमारा जो शुगर है वो तो हमारे खून में है, जो रक्त धमनियों में बहता रहता है, और जो हमारी कोशिकाएं हैं वो अलग हैं। तो अब धमनियों से ये कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है एक हार्मोन के द्वारा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है एक अंग से जिसका नाम है पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय भी कहा जाता है। ये इंसुलिन क्या करता है, गाड़ी के समान होता है। ये अपनी रक्त धमनियों से ग्लूकोज को उठाता है, उसको लेके जाता है कोशिकाओं तक, हर अंग की, और वहाँ पर ये ग्लूकोज को ऊर्जा में बदला जाता है। और जैसे ये रोज़ाना की हमारी गतिविधियाँ हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, चलना, उठना, बैठना, लेटना, ये दिन भर की सारी गतिविधियाँ इसी ऊर्जा से होती हैं। अब अगर किसी कारण से ये इंसुलिन काम ना करे तो क्या होगा, जो गाड़ी का वो काम कर रहा था खून से हमारी कोशिकाओं तक ले जाने का, वो काम रुक जाएगा। तो क्या होगा, खून में शुगर तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा होता रहेगा, लेकिन जो हमारी कोशिकाएं हैं वो भूखा महसूस कर रही हैं। अब वो दो काम करती हैं, एक तो हमारे दिमाग को बोलती हैं कि हम तो भूखे हैं, हमें शुगर चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है, तो हमारा ब्रेन मुझे बोलेगा कि आपको खाना खाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, और ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिले। दूसरा काम ये क्या करता है, क्योंकि वो भूखा है तो पैंक्रियाज को बोलता है कि देखो मैं भूखा हूँ, मुझ तक ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएं। इस तरीके से आपस में बात करते हैं हमारे अंग। अब क्या होगा, जो भी आप खा रहे हैं शुगर में बदल रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, कोशिकाओं को खाना नहीं मिल रहा है, और ये जो साइकिल है ये चलते रहेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोधक। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन चाहे जितना भी हो, आपका शरीर उस पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। जिन लोगों में इंसुलिन बनता है या कम बनता है और अच्छे से काम नहीं करता है, वो कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज़। यही सबसे कॉमन डायबिटीज़ है, ठीक है। हाई बीपी या हाइपरटेंशन हिंदी में कहलाता है उच्च रक्तचाप। उच्च का अर्थ हुआ ज़्यादा, रक्त का अर्थ हुआ खून, चाप का अर्थ हुआ दबाव। जब आपके शरीर में खून का बहाव, उसका दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी को कहते हैं हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा हार्ट यानी कि हृदय, हमारा दिल का काम होता है हमारे खून को पूरे शरीर में पंप करना, यानी कि हर अंग तक वो खून को पहुंचाना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे खून में ही सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, हमारा खाना पीना, शुगर, सब कुछ। अब इस खून को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम हमारा हृदय ही करता है, लेकिन हृदय तो यहाँ मौजूद है, उसको पहुंचाने के लिए वो इस्तेमाल करता है पाइप्स का। ये नलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिनको कहा जाता है रक्त धमनियाँ। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है आर्टरीज। ये ब्लड को लेके जाती हैं और अंगों तक पहुंचाती हैं। अगर किसी कारण से ये जो प्रेशर है, जो पंप करने का काम है, उसमें कोई रुकावट आए या दिक्कत आए, तो क्या होगा, हम तक खून नहीं पहुंचेगा, हमारे हृदय पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिसके कारण ही हमें हृदय से संबंधित परेशानियां शुरू होती हैं। हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनमें दो दिक्कतें आती हैं। उनकी जो ये आर्टरीज़ हैं, उनमें अंदर प्लाक जमने लगता है। ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये जो जमावट है ना, ये आपकी नलियों को पतला करती हैं, संकरा करती हैं। साथ में आपकी जो नलियों की परत है वो टाइट होने लगती है, जिसकी वजह से संकुचन होने लगता है। अब आपकी नलियाँ पतली भी हो गई हैं, अंदर से ब्लॉक भी आ रहा है, तो क्या होगा, आपका जो खून है ना खुल के बहना चाहिए वो नहीं होगा। अब क्योंकि वहाँ पर दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो वो सारा का सारा स्ट्रेस आ रहा है आपके हृदय पे। हाई बीपी की समस्या जब लंबे समय तक इग्नोर की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों बीमारियों को अब हम समझते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं कि क्यों ये दोनों साथ में हो रही हैं।
ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ के पेशेंट से ही आप फिर हाई बीपी के पेशेंट बनते हैं। ये दो तरीके से होता है और इसको होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, स्पेशली अगर आप अपनी शुगर को नियंत्रित नहीं करते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों में हाई बीपी दो तरीक़ों से बढ़ता है। पहला होता है रक्त की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी कि खून की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना। दूसरा होता है रक्त धमनियों का छोटा संकरा और उनका कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पतला हो जाना, जो हम पहले बात कर रहे थे। डायबिटीज़ रक्त की मात्रा कैसे बढ़ाता है? देखिए, शुगर जब आपके ब्लड में बढ़ जाती है ना, तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम शुरू होती है, वो है आपके शरीर में सोडियम की मात्रा, जिसको सरल भाषा में नमक भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है। नमक ज़्यादा इकट्ठा जब होने लगता है शरीर में, तो आपकी धमनियों में बहुत ज़्यादा ब्लड की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि रक्त की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपका प्रेशर, दबाव बढ़ जाता है रक्त धमनियों के ऊपर, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी की समस्या शुरू हो जाती है। तो हमें ये समझ में आता है कि सारी दिक्कत शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध से। जब आपके शरीर में इंसुलिन होते हुए भी अच्छे से आपकी कोशिकाएं उसको इस्तेमाल ना कर पाएँ ऊर्जा बनाने के लिए, वहाँ से ये दिक्कत होना शुरू होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं, वो तब जब आप तुरंत ही अपने वजन पे काम करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओबेसिटी। बहुत बार ऐसा केस भी होता है जिसमें जेनेटिक्स, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके डायबिटीज़ रहा है तो आपको होगा, लेकिन वो लोग भी अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके इसको ईजीली नियंत्रित कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको अपनी बीमारी को समझने में कुछ मदद मिली हो। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, और इसमें हम करेंगे योगासन और प्राणायाम अपने डायबिटीज़ और हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए। जब आप नियमित तौर पर योगासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके अंगों के ऊपर जो चर्बी जमी हुई है ये उसको पिघलाता है, साथ में आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अच्छे से इंसुलिन बनाता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, आपके शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आपका ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलने का काम अच्छे से होता है। शुरू करते हैं। सुखासन में आपको आ जाना है। सबसे पहले हम 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे आंख बंद करके। इसके लिए आपको चिन्ह मुद्रा बना लेनी है। आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। सांस अंदर, जितना हो सके लंबा। सांस बाहर, अंदर, बाहर। सांस अंदर, बाहर। सांस अंदर यानी कि पूरक, बाहर यानी कि रेचक। एक और, सांस अंदर, और धीरे धीरे बाहर। धीमे से आंखें खोल लीजिए। 2 मिनट का स्क्रीन पर टाइमर आएगा। आंखें बंद करेंगे, अपान वायु मुद्रा लगाएंगे और हमें सांस लेनी है, लेकिन छोड़ेंगे हम मुंह से। सांस लिया ऐसे, कुछ इस तरह। अपान वायु मुद्रा बनाने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ करके ऐसे रखना है, ठीक है। मध्यमा और अनामिका को अंगुष्ठ से इस तरीके से मिला देंगे। आपकी जो कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली है वो ऐसी एकदम सीधी खड़ी रहेगी। ये मुद्रा आपको बनानी है। अपान वायु मुद्रा हाई बीपी के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है। इसको ही बना करके हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद कीजिए, मुद्रा बना लीजिए। पीठ एकदम सीधी रहेगी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं रहेगी। आंखें हल्के से बंद करें, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान बना के रखिए। शुरू करते हैं। सांस अंदर, सांस अंदर,
कंधे ढीले कर दीजिए, टाइट नहीं रहेंगे। सांस अंदर, सांस अंदर, गहरा, फिर से गहरा सांस अंदर, पीठ सीधी, सांस अंदर, फिर से सांस अंदर लेंगे, अच्छे से बाहर निकालें, सांस अंदर, फिर से सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर, धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए, मुद्रा भी हटा देंगे। सामने देखिए, हाथ इस तरीके से घुटने पे रखेंगे, कंधे एकदम आपके लचीले रहेंगे, यहाँ पे स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। सामने देखिए, सांस अंदर, गर्दन नीचे, ठुड्डी को अपने चेस्ट से छाती से टच करा दीजिए, छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पांच बार करना है, धीरे से ऊपर, छोड़िए सांस नीचे, एक और बार, सांस अंदर, छोड़ दीजिए, नीचे लेके आइए, अच्छे से अपनी ठुड्डी को, चिन को चेस्ट के पास लाना है और लगाना है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने आ जाइए, आंखें खोल दीजिए। इसके बाद साइड में गर्दन को घुमाएंगे, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, बीच में आइए, छोड़ दीजिए, साइड में, बीच में आ जाइए, आंखें खोल दीजिए। आखिर में फिर से साइड में ले जाएंगे, होल्ड कर देंगे 10 सेकेंड। सांस भरिए, छोड़िए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते रहना है, वापस आ जाइए, सांस लीजिए, छोड़िए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस, हाथ साइड में लाइए, इस तरीके से सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें,
ऊपर की तरफ अपनी जो हथेली है सीलिंग की तरफ कर दें। बाहें एकदम सीधी, चेस्ट खुला हुआ, सामने देखें। आंखें बंद करें, 10 सेकंड रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। अब हाथों को साइड में ही रहने देंगे, ठीक है। तो अपना जो बायां लेफ्ट हैंड है इस तरीके से पूरा खोल के उंगलियों को मैट पे रख दें अपने साइड में। दूसरे हाथ की हथेली ऊपर, सांस भरें, इस तरीके से जाएंगे। थोड़ा सा मुड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस भर के छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ कर लीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, फिर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। आखिरी बार। 1 2 3 4 5। वापस आखिरी बार दूसरे हाथ से। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे। अब हम करेंगे चक्की चलन आसन, जिसमें दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, गोल गोल घूमेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, फिर उल्टी तरफ एंटी क्लॉक, ठीक है। सामने देखिए, मैं करके दिखाती हूँ, मेरे साथ ही कीजिएगा। आपके देखिए जो अंगूठे हैं ना पीछे की तरफ रहेंगे, तब दंडासन में आप अच्छे से बैठ पाएंगे। अगर दंडासन में आपकी कमर इस तरीके से झुकी हुई है तो थोड़ा सा हाथों से मांसपेशी को उठाएं और जो सिटिंग बोन है ना, हड्डी, उसके ऊपर आके बैठें तो आपका दंडासन ठीक से लगेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, हाथों को ऐसे जो उंगलियां हैं आपस में जकड़ लीजिए, सामने देखिए। और पैर देखिए मेरे एकदम एक्टिव रहेंगे पूरा समय, घुटने एकदम मैट से लगे हुए। सामने देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सांस लेते रहना है 5 बार। 1 2 3 4 5। रुकेंगे नहीं, वापस आ जाइए दूसरी तरफ। 1 2 3, अच्छे से घुमाइए। 4 5। वापस रुकिए यहाँ पर 3 सेकेंड। 1 2 3। फिर से चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक 5 बार। 1 2 3 4 5। 3 सेकेंड का रेस्ट। 1 2 3। हाथ उठाने में दिक्कत है तो ऐसे भी रेस्ट ले सकते हैं। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। रुकेंगे नहीं, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। बीच में आ जाइए, हाथ नीचे। दंडासन में ही रहेंगे। नौका संचालासन कर लेते हैं। कुछ वैसा ही है, गोल की जगह सामने की तरफ जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, सामने अपनी छाती के बगल में रखिए। इसके बाद हमें सांस लेते रहना है, ठीक है। सांस लेंगे, छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हम लोग 10 बार करेंगे ऐसा, 3 राउंड्स लगाने हैं। शुरू करते हैं। सांस ले लीजिए, छोड़िए। 1 2, पूरा आगे तक हाथ लाइए। 3, आगे बढ़िए। 4 5, पूरा हाथों को आगे पैर तक ले जाइए, देखिए इस तरीके से। 6 7, सामने देखिए, सांस लेते रहिए। 8 9 10। रुक जाइए।
1 2 3। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। 1 2 3। फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, सामने देख रहिए, 6 7 8 9 और 10। लंबा गहरा सांस, हाथ वापस। दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। बैठे हुए ही मर्जरी आसन, बितली आसन कर लेते हैं। दोनों बाहों को अपने साइड में फैला दीजिए कुछ इस तरीके से। सांस लीजिए, पीछे ऊपर देखिए, छोड़िए। कैसे मेरी देखिए रीढ़ की हड्डी मुड़ी है, अच्छे से उसको मोड़िए। अपनी ठुड्डी को चेस्ट पे लगाइए। सांस भरिए, पूरा चेस्ट आगे की तरफ खुलेगा, बाहें पीछे जाती रहेंगी, आपको ऊपर देखना है। फिर से 5 बार। सांस भरिए, बाहें खोलिए, छोड़िए, वापस आइए। आखिरी बार। धीरे से सामने देखेंगे। इसके बाद करेंगे उत्थित बालासन। दोनों पैरों को खोलेंगे इस तरीके से। आपकी जो हथेली है सामने रखेंगे, धीरे धीरे चल के जाएंगे नीचे तक। उत्थित बालासन। 1 2 3 4 5। सामने देखिए, जैसे गए थे वैसे ही वापस वज्रासन में आ जाइए। यहाँ से जाएंगे सुखासन में दोबारा से। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के लिए फिर से दंडासन में ही हमको जाना है। तो अगर आपको करने में दिक्कत है तो ये तकिया आप ले लीजिए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं सपोर्ट के साथ ही आपको करके दिखाऊंगी। सामने दोनों पैरों को खोल दीजिए, दंडासन में आ जाइए। ठीक है, अब तकिए को रख लीजिए अपने पैरों के ऊपर। सामने देख के हाथों को ऊपर कीजिए, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अपना जो बड़ा अंगूठा है उसको पकड़ लीजिए, हल्के से सांस छोड़ते हुए नीचे। रुकिए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, फिर से कीजिए, छोड़िए, रुकिए। 1, अब 10 सेकेंड रुकेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस छोड़िए। आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हाथ नीचे। अगला आसन है जानु शीर्षासन। इसको कर लेते हैं। दंडासन में ही रहेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और आगे झुकेंगे। ये आप तकिए के साथ कर सकते हैं, मैं बिना तकिए के आपको करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने पैर को मोड़ना है। अपनी जो एड़ी है ना, उसको अपने पैरों के बीच में अच्छे से रखना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, आपकी जो हड्डी है पूरी मैट पे रहेगी।
ये आपका घुटना भी मैट पर रहेगा, उठेगा नहीं। और ये जो अंगूठा है बड़ा वाला पीछे की तरफ, ये देखिए इस तरीके से एकदम सक्रिय है। सांस भरेंगे, हाथ उठाएंगे, पहले छोड़िए, देखिए धीरे धीरे आइए, पीठ एकदम सीधी। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अगर ये कठिन लग रहा है तो तकिए को ले लीजिए, इससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए, सांस भरिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। तीसरी बार करेंगे। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। यहाँ तक आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आसन बहुत अच्छा है आपके पैंक्रियाज के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। दूसरे पैर के साथ कर लेंगे। इस पैर को मोड़ लीजिए, सामने देखिए, तकिए के साथ, बिना तकिए, जैसे आपको आराम मिले। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि पैर सीधा रहे, ये एक्टिव रहेगा, और आपको सीधी पीठ करके झुकना है, इस तरीके से मोड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे आप वो तकिए के साथ करें या बिना तकिए के। सांस अंदर, छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस अंदर, छोड़ दीजिए। एक और बार, 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस अंदर, छोड़ दीजिए। आखिरी बार, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। सांस अंदर, छोड़ दीजिए। पैर को मोड़ लेंगे। अगला है तितली आसन और बद्ध कोण आसन। पहले बद्ध कोण आसन में 10 सेकंड रुकेंगे, फिर तितली आसन 50 बार करेंगे। ऐसा हमें 3 बार करना है। दोनों पैरों के जो तलवे हैं ना, उनको आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। पैरों को अच्छे से खोलिए। दोनों हाथों की हथेलियों से उंगलियों को इस तरीके से लेके जाके जोड़ दीजिए। बाहें एकदम सीधी, ये देखिए, एडजस्ट कीजिए खुद को। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो खुले हों, इस तरीके से लंबे, आपकी छाती सामने, इस तरीके से आपकी ठुड्डी ऊपर की तरफ उठी हुई। ये हुआ बद्ध कोण आसन। यहाँ पर रुक जाइए, आंखें बंद। 1 2 3, पीठ सीधी, कंधे एकदम रिलैक्स्ड लेकिन पीछे की तरफ खुले हुए। 7 8 9 10। आंखें खोल दीजिए। अब करेंगे तितली आसन। टाइमर के हिसाब से आपको करना है मेरे साथ। सांस लेके देखिए, इस तरीके से पैरों को उठाते हैं और फिर नीचे ले जाते हैं। कई बार लोग तितली को बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं, वैसा नहीं करना है। आराम आराम से करेंगे, मध्यम गति के साथ। चलिए शुरू कर दीजिए। पचास बार करना है। सांस लेते रहिए। हो जाने के बाद बद्ध कोण आसन में 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तितली आसन।
सांस लेते रहिए। बद्धकोणासन। 10 सेकंड रुक जाइए। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आ जाइए, फिर से तितली करेंगे। सांस लेते रहना है। आखिरी बार होल्ड कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आ जाइए वापस। यहाँ से वज्रासन में जाएंगे। अब करेंगे मंडूकासन। दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है। नहीं आता है तो लिंक दिया है जिसमें मैंने अच्छे से सिखाया है। अगर आपको वज्रासन में बैठने में एड़ी में दर्द होता है तो एक तौलिया रख लीजिए, कपड़ा मुलायम सा रख लीजिए, जिससे आपको बैठने में आसानी होगी। सामने देखिए। मंडूकासन के लिए ना आपको इस तरीके से अपने अंगूठे को दबा के 4 जो उंगलियां हैं उसके ऊपर मुट्ठी बनानी है। ऐसे इस तरीके से मत बनाइएगा, अंगूठा दबा रहेगा, ठीक है। अब इसको जो आपकी नाभि है, जैसे बीच में नाभि है, दोनों हाथों को नाभि के किनारे ऐसे रखना है। थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेशर भी देंगे। प्रेशर इसमें काफ़ी दिया जाता है, लेकिन जितना आपसे शुरू में सहन होगा उतना ही दबाव देना है। बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि फिर वो आपको झुकने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको रखना है इस तरीके से अपनी नाभि के बगल में। छाती सीधी कीजिए, सामने देखिए। पहले यहाँ पर आपको आना है और देखिएगा कि आपकी जो कोहनी है वो इस तरीके से ना हो, पूरी खुली हुई दोनों तरफ साइड में, चेस्ट एकदम सामने की तरफ। चेहरे पे एकदम आपको अपने रिलैक्स करके रखना है। आंखों को बंद कर लेंगे, गहरा सांस लीजिए और अब जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको झुकते जाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पूरा नीचे आने के बाद आपको सामने देखना है। आंखें बंद, होल्ड। 1, 2, 3, सांस लेते रहेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लीजिए। तीन सेकंड का रेस्ट। फिर से मुट्ठी बनाइए दोबारा। नाभि के आसपास रखिए, कोहनियाँ सीधी, सांस अंदर छोड़ते हुए वापस। आंखें बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस अंदर, छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 3 सेकंड रुकेंगे। 1, 2, 3। मुट्ठी बनाइए, नाभि के किनारे, कोहनी सीधी, सांस अंदर छोड़ते हुए वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लीजिए, ऊपर आ जाइए, हाथ वापस। धीरे से आंखें खोल दीजिए। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। सबसे पहले कर लेंगे कपालभाति क्रिया। हमें एक बार में 20 स्ट्रोक लगाने हैं। ऐसे 4 राउंड्स करेंगे।
ठीक है। आपको एक मुद्रा लगानी है, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में जो हमारी अनामिका रिंग फिंगर होती है उसको अपने अंगूठे से कुछ इस तरीके से आपको दबाना है। अगर आप इसकी टिप्स को जोड़ते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। हमें सूर्य लगानी है तो अपने अंगूठे से इसको दबाइएगा, बाकी जो उंगलियां हैं वो ऐसे सीधी रहेंगी। ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा लीजिए। कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति जिनको नहीं आता है एक बार मैं उनको बता देती हूँ। इसमें आपको सांस जो छोड़ते हैं वो आपको थोड़ा झटके से छोड़ना होता है। सांस जो अंदर लेते हैं वो एक्टिव नहीं होती है, उतनी सक्रिय नहीं होती है। मैं आपको एक स्ट्रोक लगा के बताती हूँ। तो आपने देखा मैंने सांस कब ली पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मैंने एक झटका दिया। और जब मैंने सांस अंदर लूँगी तो पेट को थोड़ा फुलाऊंगी। छोड़ते वक्त पेट को झटके से अंदर करना है, जिससे आपकी पूरी की पूरी सांस बाहर निकलेगी। चलिए शुरू करते हैं। साथ में 20 स्ट्रोक लगाएंगे एक साथ, मध्यम गति से, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। जिन लोग का अभी हाई बीपी बढ़ा हुआ है वो लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। तो एक स्लो गति होती है, एक मतलब धीमी गति, फिर एक मध्यम और फिर एक तेज। हम मध्यम में करेंगे या फिर स्लो में करेंगे, जैसा आपको आराम से हो जाए। चलिए सामने देख लीजिए, सूर्य मुद्रा बना लीजिए, शुरू कीजिए। रिलैक्स। मुद्रा बने रहने देंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। फिर से 20 बार। तीसरा राउंड 20 के स्ट्रोक। चलिए आखिरी कर लेते हैं, 20 के स्ट्रोक करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। इस पे भी पूरी वीडियो है, लिंक दिया हुआ है। मैं आपको अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो सांस है आपको मुंह से ली जाती है, लेकिन एक ख़ास तरीका है जिसमें आपको अपनी जीभ को मोड़ के पाइप जैसा बनाना होता है, उससे अपनी सांस को अंदर लेते हैं। जब बाहर सांस को छोड़ते हैं तो अपनी चंद्र नाड़ी यानी कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, बाईं नासिका, उससे सांस को बाहर निकालते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सामने देखिए, पाँच बार हम करेंगे, ब्रेक लेंगे। ऐसा 3 बार करना है, टोटल 15 बार। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, पाइप बनाइए। सांस पूरी बाहर आ जाएगी, हाथ नीचे, अंदर।
हाथ वापस। बीपी कभी ज़्यादा भी बढ़ जाए तो ये प्राणायाम ज़रूर कीजिए आप। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे कुछ सेकंड्स का। शुरू करते हैं। पूरी सांस बाहर निकालिए। 3 बार और करेंगे। फिर से। हाथ वापस, रिलैक्स कीजिए। गहरा गहरा सांस लीजिए। इतना करने के बाद ही आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कितनी ठंडक आई है। चलिए आखिरी बार 5 बार कर लेते हैं। तीन बार और। हाथ आ जाएगा वापस। धीरे से आंखों को खोल दें। ये हुआ शीतली प्राणायाम। अब कर लेते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन में आपको अपनी बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्र नाड़ी से ही सांस अंदर लेनी है और सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ना है। एकदम आसान सा प्राणायाम है। विष्णु मुद्रा बना लेंगे इस तरीके से। दोनों शुरू की उंगलियों को मोड़ लिया। अंगूठे को और बाकी उंगलियों को इस्तेमाल करेंगे अपनी नासिका को खोलने और बंद करने के लिए। शुरू करते हैं। सांस अंदर चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से बाहर, चंद्र नाड़ी से अंदर, दूसरी बार बाहर, अंदर, एक्सेल, इनहेल, सूर्य नाड़ी से एक्सेल, चंद्र नाड़ी से इनहेल, सूर्य नाड़ी से बाहर। एक और बार, बाहर, हाथ नीचे। रिलैक्स कीजिए। फिर से 5 बार करेंगे। विष्णु मुद्रा बना लीजिए। सामने देखिए। आखिरी बार, बाहर, हाथ वापस। आंखें खोल दीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-5 बार, यानी कि 3 बार रिपीट करेंगे तो 15 बार हो जाएगा।
इसमें आपको विष्णु मुद्रा ही बनानी होती है। ये चंद्र भेदन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें चंद्र नाड़ी से ही शुरुआत होती है, पहला रूल। दूसरा, एक साइकिल में आपको दोनों नाड़ियों से सांस लेनी है। जैसे चंद्र भेदन में एक से अंदर लिया था, बाहर निकाला था और साइकिल पूरी हो गई थी। इसमें हम क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेंगे, सूर्य से बाहर निकालेंगे, फिर सूर्य से अंदर, चंद्र से बाहर। ये एक साइकिल मानी जाएगी। तो एक साइकिल चंद्र से शुरू होकर के चंद्र पर ही ख़त्म होती है, यानी कि बाई नासिका से। चलिए शुरू करते हैं। पहली साइकिल, बाहर निकालिए, फिर से अंदर, बाहर। दूसरी साइकिल, सांस अंदर। तीसरी साइकिल, धीमे धीमे कीजिए। चौथी साइकिल, पूरा सांस अंदर, बाहर, फिर से अंदर, बाहर। पांचवी साइकिल, सांस अंदर, बाहर। ब्रेक लेंगे। अनुलोम विलोम पर विस्तार में भी एक वीडियो है जो आप अच्छे से जाकर देख सकते हैं, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो। सामने देखिए, मुद्रा बनाइए, शुरू करिए। पहली साइकिल, सांस अंदर चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से सांस बाहर, फिर सूर्य नाड़ी से ही सांस अंदर, फिर चंद्र नाड़ी से बाहर। ये हुई एक साइकिल। दूसरी साइकिल, सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, सांस अंदर। पांचवी साइकिल, हाथ नीचे। 5-5 का 2 बार किया, 10 बार। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, आखिरी बार फिर 5 बार दोहराएंगे। आंखें बंद, मुद्रा बना लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन सामने की तरफ, सांस अंदर चंद्र नाड़ी से। पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल,
ये आखिरी साइकिल है। धीरे से हाथ नीचे, आंखें खोल दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सांस अंदर, ओम उच्चारण। दोनों हाथों को रब करेंगे। धीमे से अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद।